बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.13। इसमें आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है? खूब सारे चार्जेस हैं, इनफाइनाइट, और एक्स एक्सिस पर पुट किए हुए हैं। देयर आर इनफाइनाइट चार्जेस केप्ट एट एक्स एक्सिस। द चार्ज एट ओरिजिन इज गिवन इन द क्वेश्चन एज क्यू नॉट। ठीक है, और क्यू नॉट का वैल्यू 1 कूलाम गिवन है। वैसे थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो डेटा आपको गिवन है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 1 कूलाम चार्ज बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, जो है सो है, अपन क्या कर सकते हैं। और बाकी जो चार्जेस हैं उन सब का वैल्यू 4 माइक्रो कूलाम गिवन है आपको, ठीक है। उन चार्जेस की पोजीशन क्या है? x इक्वल टू 1 2 3 1 2 4 8। और मत सोचना कि केवल 1 2 3 4, देर आर ओनली 4 चार्जेस। 4 नहीं है, इनफाइनाइट तक है। बताओ नेक्स्ट चार्ज की पोजीशन क्या होगी? 8 के बाद क्या आएगा? 16। 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, नेक्स्ट चार्ज 32 पे, नेक्स्ट चार्ज 64 पे, नेक्स्ट चार्ज 1 to 8 मीटर पे, ठीक है। ओके, बताइए इस पर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इनफाइनाइट? तो सब को आप ऐड कर दो, सारे फोर्सेस को ऐड कर दो, ठीक है ना। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन विच चार्ज? क्यू नॉट। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? किस पर फोर्स पता करना है? क्यू नॉट पे, ठीक है। इसके वजह से इस पे फोर्स का नाम क्या बोला? F1। इसकी वजह से इस पे फोर्स का नाम क्या बोला? F2। इसकी वजह से इस पे फोर्स F3 एंड सो ऑन। देखिए वही कूलॉम्स लॉ है, और इसमें इन दोनों चार्जेस का वैल्यू आ गया, Q1 Q2 का रोल प्ले कर रहे हैं। ये दोनों चार्जेस का वैल्यू आ गया Q1 Q2, ठीक है। डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 4 एंड ऑनवर्ड्स। इनमें से ये कॉमन आ जाएगा, और जो ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन बच गया, क्या इसको आप एक्चुअली ऐड करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। इसको अपन लोग ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, कब तक ऐड करते रहेंगे? तो इसके लिए अपने पास में एक ट्रिक है, तो इसके बारे में पूरा नॉलेज सुनो। ऐसे सुनो जैसे कोई मैं आपको 11th मैथ्स का कोई छोटा सा फंडामेंटल बता रहा हूँ, ठीक है। साइड में चलते हैं, जाओ साइड में। तो बच्चों 11th मैथमेटिक्स के फंडामेंटल पे आ जाओ। टॉपिक का नाम है जीपी फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कोई भी नंबर्स का सीक्वेंस को बोलते हैं प्रोग्रेशन। ये कहाँ तक जा रहा है? हो सकता है कुछ सर्टेन नंबर्स हों या इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। खास बात क्या है इसमें? एक 3 से 6 कैसे आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई होकर के। 6 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 12, 12 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48। What is this 2? The 2 is called R. In this formula, the 2 is called R, common ratio, ठीक है, कॉमन रेशियो। और वेरी फर्स्ट जो इसका टर्म है, वेरी फर्स्ट नंबर इन द सीरीज इज कॉल्ड ए, फर्स्ट टर्म, ठीक है। एक और एग्जांपल लो, 8 4, बोलो क्या मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट नंबर आ रहा है? हाफ। हाफ मल्टीप्लाई बाय 2, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, हाफ से मल्टीप्लाई करते आ जा रहे। इसमें आर का वैल्यू कितना है? 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1/4 आ जाए? 1/4। इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 1/4 से। 1/4 से मल्टीप्लाई किया, 1/16 आ गया। 1/16 को काहे से मल्टीप्लाई किया? 1/16 को अगेन 1/4 से, 1/64 आ गया। यानी कि व्हाट इज 1/4? इट इज वैल्यू ऑफ आर। ए का वैल्यू कितना है? वेरी फर्स्ट टर्म इज a = 1, और r का वैल्यू 1/4।
ठीक है ना। कितना आ रहा है वो आप खुद कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है केवल इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इस वाले जीपी के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको पूरी बात थोड़ी बताऊंगा, ये तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, मैथ्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। ये देखो इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो लार्ज होते जा रहे हैं, इसके अंदर जो नंबर हैं वो छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होता जा रहा है। इसलिए ये वाला जो फॉर्मूला है केवल सेकंड और थर्ड वाली प्रोग्रेशन के लिए ही है, ठीक है। ओके, यहाँ से क्या रिजल्ट आया, ये वाला रिजल्ट अपन लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.14। इसके अंदर देखो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन की जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है। इसका कनेक्शन है मिलीकैन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स। काफ़ी हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट था। उस एक्सपेरिमेंट की वजह से अपने को इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका वैल्यू पता पड़ा, ठीक है ना। उसके साथ कनेक्शन है इस क्वेश्चन का, तो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल और इम्पोर्टेंट और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है, किसका बना हुआ है कोई अपने को दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो। एक पार्टिकल है जिसपे कुछ चार्ज है, क्यू चार्ज है, उसका कुछ न कुछ मास है, ऑब्वियसली मास तो होगा ही होगा, ठीक है। और इसके अराउंड इस रीजन में आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रखा है, और मैं स्पेशली इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ। ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज ने पैदा नहीं किया, किसी और ने पैदा किया, किसी एक्सटर्नल एजेंसी ने पैदा किया है। ये एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक। उसके बाद क्या, इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, इस पे फोर्स कितने हैं। एक तो मास की वजह से डाउनवर्ड्स फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो होगा ही होगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन के लैंग्वेज पे जाओ, और क्वेश्चन के लैंग्वेज में एक वर्ड है वो लिखा हुआ है द ऑयल ड्रॉप रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। रिमेन्स इक्विलिब्रियम का मतलब है ऐसे हवा में सस्पेंडेड है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, लटकी हुई है। आप सोचो कि ये mg डाउनवर्ड्स है, क्यों नहीं ले जा पा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस क्यू चार्ज पर एक और फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और आप समझ जाओ कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स डाउन और अपवर्ड लगेगा, जो इसके इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी है, तभी तो इसको बैलेंस करेगा। आप जानते हो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसीलिए तो ये इक्विलिब्रियम में सस्पेंडेड है, ठीक है। तो ये कौन है, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड whose formula is F equal to QE। जानते हो ये ओरिजिनल फॉर्मूला कहाँ से आया, E इक्वल टू F अपॉन Q से, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 10 एंड नोट नंबर 3, ठीक है। मैंने उस समय बताया था कि काफ़ी ये ज़्यादा काम में आने वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। तो डेफिनेटली ये तो पक्का डाउनवर्ड होगा, इसको कैंसिल करने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए इस इलेक्ट्रिक फोर्स को अपवर्ड होना ही पड़ेगा, ओके। चलो मैं पूछता हूं आपको कि क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की तो अपवर्ड है। मतलब ये दोनों फोर्स, ये दोनों वेक्टर्स अपोजिट हैं। कब होते हैं, जब इस पे चार्ज नेगेटिव हो। वैसे अपने को क्वेश्चन में पूछा तो नहीं, लेकिन अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, ओके, कोई खास बात नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन ठीक है। अब आप एक एक करके आप ये दोनों इक्वल कर दो इसको, तभी तो ये बैलेंस्ड होंगे। यहाँ पे आ जाएं आप, F इलेक्ट्रिक
इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल। एफ ई का वैल्यू कितना, क्यू ई। एफ जी का वैल्यू कितना है, एम जी। इसके अंदर अपन लोग एक एक चीज का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं। क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, एनी, याद आ रहा है क्या, फर्स्ट चैप्टर का वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू एनी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू द ऑयल ड्रॉप, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स are given to a body then the body acquires how much charge, q equal to ne। ठीक है, e का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2.55 10 पावर 4। आपको पता क्या करना है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, गलती हो गई, आपको पता करना है n का वैल्यू कितना गिवन है, 12। ठीक है, मास g का वैल्यू सबको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मास का वैल्यू तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो मास का फॉर्मूला है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर है क्वेश्चन मार्क, आर का वैल्यू पता लगाना है। डेंसिटी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, डेंसिटी का वैल्यू गिवन है 1.26 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर। तो बड़ी बात क्या है, मैंने आपको पूरे का आपको रास्ता बता दिया, आपको आर क्यूब निकालना है। इसमें बहुत चैलेंजिंग बात नहीं है, एक चैलेंजिंग बात है, ठीक है, वो कोई फिजिक्स की बात नहीं है। देखो इतना तो पक्का दिख रहा है आपको कि आर क्यूब का वैल्यू निकालोगे, कहीं ना कहीं आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा कैलकुलेशन में। ठीक है, करोगे तो पता लगेगा, आपको कैलकुलेशन में क्यूब रूट करना पड़ जाएगा। आपको स्क्वायर रूट करना तो आता है, मैं तुमको क्यूब रूट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का ही, कि आपको फाइनली कितना नंबर आ रहा है जिसका क्यूब रूट करना है, वो कर देखते हैं। तो बच्चों कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। सपोज आर क्यूब का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया और सपोज आया 9374। एक एग्जाम्पल है ये, एग्जैक्टली वो अपने न्यूमेरिकल का आंसर नहीं है, ठीक है ना। 10 पावर 21 कुछ भी आ गया। तो सबसे पहले तो आप इस नंबर को मत देखो, पावर आप कुछ भी करो उसको बना लो कैसा, इट शुड बी डिविजिबल बाय 3, क्योंकि यहाँ पर पावर कैसा है 3, इट शुड बी इजीली डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो आपके जो 20 को या तो 21 बना लो या 18 बना लो, जो तुम्हारे बस पड़े, जो तुम्हारे मर्जी पड़े। मेरे को इसको 21 बना लिया और यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट क्रिएट हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या किया, राउंडिंग ऑफ कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि आप सोचो राउंड ऑफ करने में तो आंसर गलत आ जाएगा, तो अपन लोग ये कर पा रहे हैं वही बहुत है। ठीक है ना, बहुत जरा सा फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आर क्यूब का वैल्यू अब ये आ गया, आर का वैल्यू क्या आएगा, इस पर तो पावर लग गई 1/3, यहाँ से पावर 3 हटी, यहाँ लग गई 1/3। 10 पावर 21 क्या हो गया, क्यूब रूट कितना हो गया 10 पावर 7। तो ये आपने आसान कर लिया इसको, ये 10 पावर 7 हो गया। अब आपका टारगेट क्या है, 937 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और 937 का आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो बच्चों आगे देखें, 937 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। अब आपको 937 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। यहाँ पर माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है वो आप सोचोगे। वो दोनों पार्ट्स में ये वाला कैसा होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब। 937 के आसपास में स्मॉलर, जस्ट स्मॉलर या जस्ट ग्रेटर, एक ऐसा नंबर आपको सोचना है, चूज करना है जो है कैसा, परफेक्ट क्यूब। तो आपको मिल गया 1000 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ व्हाट, 10। ओके, 1000 कॉमन ले लिया, 1000 कॉमन ले लिया, इसका बन गया 10। अब यहाँ पे आकर के आपने क्या सोचा, 1 + x होल पावर n इक्वल टू क्या होता है 1 + nx। कब होता है,
कौन सा चैप्टर है? 11th क्लास मैथमेटिक्स बाइनोमियल थ्योरम। आप देखो, एक बात बीच में ज्ञान देता हूँ तुम्हारे को। आप सोचोगे ये तो मैथ्स 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 कर रहे हैं सर। तो तुमको मालूम है, आपको मैंने आपको मैथ्स के नोट्स दे रखे हैं। कितने पेजेस हैं? हार्डली 6 और 8 और 10 पेजेस हैं। वो तो डिपेंड करता है कि किसको कितना ज़्यादा चाहिए, ठीक है। उसमें पूरी मैथमेटिक्स समा गई। बोलो इससे बड़ी और बात क्या होगी? आपको जितनी मैथमेटिक्स लाइफ लॉन्ग ज़रूरत है, सारी की सारी मैथमेटिक्स सिर्फ 6 और 8 पेजेस में समा गई। उसमें ये भी है, कौन है? जीपी, उसमें जीपी भी है, ठीक है ना। और उसमें क्यूब रूट कैलकुलेट करना भी बता रखा है। आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना पड़ रहा है। यहाँ पे पावर 2/3 भी होती तो भी आप कर पाते। यहाँ पर पावर 1/7 होती तो भी आप कर लेते हैं, 1/7 कर लेते हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले क्या कि यहाँ पे मैच करें। n का वैल्यू कितना है? 1/3, ठीक है। n का वैल्यू कितना पुट कर दिया? 1/3। x की जगह कौन है? x की जगह 0.063, ठीक है। और बात ध्यान रखो कि ये ऐसा होता कब है, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन द x इज वेरी लेस देन 1। 0.063 1 से लेस है, नहीं वेरी लेस है, तो ये फॉर्मूला मजे से एप्लीकेबल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1.15 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1.15 में आपको एक सिचुएशन दे रखी है जिसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। एक चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है तो उस पर फोर्स लगता है। देखो बार बार ये वाली बात काम में आ रही है। इवन मैंने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में, और इवन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम आता है? किसी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करने का काम आता है, ठीक है ना। और साइंटिफिक जो रिसर्चेज हैं उनके अंदर ये वाला फैक्ट तो बहुत काम आता है। किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव कराना हो और आपके पास में इलेक्ट्रिक फोर्स अवेलेबल हो तो अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये फॉर्मूला आप जानते हो। इस फॉर्मूले का फंडामेंटल ये है कि जब भी कभी आपको फोर्स गिवन हो और एक्सेलरेशन पता लगाना हो तो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। फोर्स का वैल्यू कितना है? F = QE। E का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है। Q चार्ज, उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है? चार्ज का वैल्यू गिवन नहीं है, पार्टिकल का नाम गिवन है, तो आपको चार्ज का वैल्यू मालूम है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। सेकंड क्वेश्चन है इसका, प्रोटॉन पे चार्ज मालूम है आपको, ठीक है। F का वैल्यू पुट कर देंगे और एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इधर चलते हैं। कौन सी क्लास का मटेरियल दिखाई दे रहा है? 11th क्लास, इवन 9th क्लास। मैं तो उसको उत्सव बोलता हूँ। उत्सव का मतलब क्या? उत्सव का मतलब फेस्टिवल नहीं। U फॉर इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी। इनके बीच में रिलेशंस हैं। सेकंड नंबर कौन है? S = ut + ½ at²। इसमें इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 0। क्या क्वेश्चन में गिवन है? नहीं, क्वेश्चन के अंदर कहीं कोई हिंट भी गिवन नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कभी भी आपको इनिशियल वेलोसिटी थोड़ा फर्स्ट लाइन में, सॉरी आई मिस्टेकन, क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में गिवन है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो इनिशियली वैल्यू 0 है। क्या हो गया? ut खत्म हो गया और t का वैल्यू आ गया।
इधर से ए कैलकुलेट करेंगे, इधर पुट कर देंगे, और एस माने डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना गिवन है, देखो क्वेश्चन में 1.5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है आप खुद करेंगे, और ये मैंने कहा हो गया। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करना है। एक काम करते हैं विच इज डिसीजन मेकिंग। एफ का वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन लोग, क्यू ई। क्यू का वैल्यू कितना है 1.6 10 पावर -19। ई का वैल्यू कितना है 2 × 10⁴। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 10 पावर -13। कितना आएगा अप्रोक्स, मेरे को एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो आप करो, आपको करना है। अप्रोक्स कितना आएगा, आप तो पावर बता दो, केवल पावर बता दो 10 पावर 7। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा मैं। 10 पावर 7 कितने होते 10 पावर 7, 1 करोड़। आप इसको कंपैरिजन करके बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी वाले एक्सेलरेशन से कंपैरिजन करो तो आपको ये तो बहुत ज़्यादा है। ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन तो जस्ट 9.8 होता है, ये तो 1 करोड़ है। तो क्या होगा, बस वो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में गिवन है, कंपेयर दिस सिचुएशन विद द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के से कंपैरिजन करें तो ये तो बहुत पुरानी बात चल रही है अपनी, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बच्चों डायग्राम को देखो, 1.17 का जो डायग्राम है, पूरा डेटा जो क्वेश्चन के अंदर डेटा है, पूरा डेटा मैंने डायग्राम में डाल दिया। ठीक है, Q1 की पोजीशन -0.1, एक और चार्ज है Q2 जिसकी पोजीशन है +0.1, 0। क्वेश्चन में Q1 एंड Q2 दोनों का वैल्यू इक्वल गिवन है, लेकिन मैं डिफरेंट पुकारने के लिए मैंने इनको डिफरेंट लिया है। ठीक है, जब कैलकुलेशन करेंगे तब वैल्यू को देखेंगे, अभी अपन लोग जो है अभी नहीं कर सकते इसको। ओके, 3 पॉइंट्स, देर आर 3 पॉइंट्स ऑन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। पॉइंट ए इज ओरिजिन, पॉइंट बी इज एट x axis, at point 2 distance, and point C is at y axis at point 1 distance। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट्स इनके क्वेश्चन में गिवन है। ओके, ये डायग्राम को अपन लोग, इस डायग्राम का कुछ पार्ट फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो मैं डायग्राम में जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन से जो अभी नहीं चाहिए मेरे को, वो मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चों कितना छोटा सा डायग्राम बन गया। ठीक है, मेरे को इस डायग्राम में कौन कौन, अच्छा फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, आपको क्या पता करना है, ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज टू बी डिटरमाइंड। डायग्राम के अंदर वो पॉइंट है और वो दोनों चार्जेस हैं, और दूसरा सब कुछ वो जो नहीं चाहिए वो है ही नहीं तक। देखो इस पॉइंट पे कितने फील्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, एक Q1 की वजह से, एक Q2 की वजह से। उन दोनों के एरो यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो, दिस इज वेक्टर एरो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। ठीक है, नोटिस करें इस बात को कि ये एरो का टेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट पर फील्ड है, और किधर जा रहा है, अवे, किससे, Q1 से। ये किसका फील्ड है, ये किसका फील्ड है, Q1 का। किधर जा रहा है, अवे, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड
पॉइंट चार्ज से अवे जाता है। ठीक है, ये किसका फील्ड है? Q2 का। Q2 ने जो पॉइंट इस पॉइंट पर पैदा किया फील्ड, ये एरो किधर जा रहा है? Q2 से अवे जा रहा है। पॉइंट ए पर देयर आर टू फील्ड्स E1 एंड E2। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? EA इज इक्वल टू E1 माइनस E2 करूं या E2 माइनस E1 करें? ठीक है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे। लेकिन देखते हैं अपन लोग पहले E1 और E2 के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, E1 और E2 के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। साइड में आइए, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए E1, तो जो E1 का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? K/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे Q का रोल प्ले कौन कर रहा है? Q1। ठीक है, R क्या है? चार्ज और पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? 0.1। R का वैल्यू कितना है? 0.1 स्क्वायर। वैल्यू जो भी आएगा, ठीक है, क्या E2 का वैल्यू भी सेम आएगा? मैग्नीट्यूड, यस। क्यों? क्योंकि E2 की कैलकुलेशन में चार्ज भी उतना ही है, डिस्टेंस भी वही है, यानी E1 और E2 विल बी इक्वल। बट डायरेक्शन देखो जरा, E1 एंड E2 आर इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स ऐड होकर के क्या बन जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है ना, ओके। लेकिन आपको अच्छा लगता है कि अपन लोग कैलकुलेशन भी करके दिखाएं कि देखो इक्वल आएंगे। ठीक है, बुक की तरह भी आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो पैराग्राफ के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है? EB, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। और अब क्या करेंगे? पॉइंट B के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है ना, तो जो सेकंड पार्ट का ये डायग्राम है, इसके अंदर अपन ने केवल तीन चीजें शो करी हैं, Q1 एंड Q2 विच आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है ना, फालतू चीजें दिखाई नहीं अपन ने, और ऐसी सोच आपकी भी होनी चाहिए। ओके, आगे बात करें। इस पॉइंट पर कितने फील्ड हैं? अगेन टू फील्ड्स हैं, और ये कौन है? E1। ये कौन है? E2। E1 का एरो किधर जा रहा है? Q1 से अवे। E2 का एरो किधर जा रहा है? अगेन Q2 से अवे। ठीक है, बट दोनों एरोज आपस में कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में हैं। तो E1 और E2 कैलकुलेट कर लेंगे, और रिजल्टेंट क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि E1 एंड E2 आर इन द सेम डायरेक्शन। पहले E1 और E2 का कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाओ। E1 इक्वल टू K Q1 अपॉन R², 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू क्या है? वो सेम 10⁻⁸। ठीक है ना। हाँ, एक काम करें, क्वेश्चन के अंदर 10⁻⁸ जो चार्ज का वैल्यू है ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है। आप तो बुक में तो कर नहीं सकते, है ना, ऑनलाइन बुक है, तो आप लोग जो है ध्यान में रखना। ठीक है, ये 10⁻⁸। ठीक है, R गौर करो, व्हाट इज R? R is the distance from charge and point। चार्ज कौन है? Q1। Q1 का पॉइंट B से डिस्टेंस कितना है? देख लो भैया कितना है? 0.1 और 0.2, 0.3। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है कोई भी डिस्टेंस उठा करके डाल देते हो, नहीं। दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन
चार्ज एंड पॉइंट वेयर द फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, दैट पॉइंट। ठीक है, और फिर कैलकुलेट करा, जो भी आएगा वो आपके हवाले, कैलकुलेशन आप करोगे। E2 का कैलकुलेशन, चार्ज सेम, डिस्टेंस बताइए कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस आएगा, चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये कितना है 0.2, इसमें से ये माइनस हो गया, बच गया कितना 0.1। E1 और E2 कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों का क्या करेंगे, इस डायग्राम को देख के बताओ क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल EB विल बी E1 प्लस E2, सेम डायरेक्शन में है इसलिए प्लस हो रहे हैं। ये सेकंड पार्ट हुआ। एंड थर्ड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट अभी आपको फील्ड कहाँ पता करना है, पॉइंट C पर। डायग्राम आपके सामने है, अपन ने केवल 3 चीज़ें शो करी हैं, Q1 एंड Q2 एंड पॉइंट C ओनली। ठीक है, डायग्राम आपके सामने। पॉइंट C पर कितने फील्ड्स हैं, अगेन 2 फील्ड्स आर देयर। देखो ध्यान से, मैं डायग्राम बना रहा हूं, कैसे, ये किसका वेक्टर है, E1 का। ठीक है, ये एरो किधर जा रहा है, Q1 से अवे। बड़ी बात ध्यान दो कि ये वेक्टर किधर जा रहा है, दिस एरो इज गोइंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड अवे। आपने ये लाइन ज्वाइन करके और इसके अलोंग इसको एरो को बनाना है, इसलिए ये लाइन अपने ज्वाइन करी, डॉटेड लाइन। ठीक है, इसी तरह से पॉइंट C पर ठीक है, दिस विल बी E2 का एरो किधर जा रहा है, Q2 से अवे, और E1 का एरो जा रहा है Q1 से। ठीक है, और दोनों एरोज का टेल कहां पर है, जिस पॉइंट पर फील्ड पता करना है उस पॉइंट पर है, C पॉइंट पर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि जो वेक्टर्स हैं E1 E2 उनके टेल्स उस पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए जिस पर फील्ड पता करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, न कोई बुक सिखाएगी आपको और आप नोटिस नहीं करोगे, आप इंडिपेंडेंटली डायग्राम नहीं बना पाओगे और दिक्कतें फिर तो। ओके, अब आपका काम क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट पता करना है। ठीक है ना। अच्छा, पहले E1 और E2 के अपने को मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट कर लेते हैं। साइड में आइए, E1 इक्वल टू KQ1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस किसकी किससे है, ऑब्वियसली इट इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट Q1 से C तक की डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस किसकी किससे, Q1 से C तक की डिस्टेंस है। कितनी है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। Q2 से पॉइंट तक की डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे। ठीक है, ये जो भी आएगी वो आपके पास। ठीक है, तो E1 और E2 का वैल्यू एक चांस की बात है कि दोनों का सेम आएगा। उसके बाद रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगेन आपको मालूम है, P की प्लेस पर कौन है, E1, यहां लिख देते हैं E1। Q के प्लेस पर कौन है, E2। रिजल्टेंट कौन है, EC, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। थीटा कितना है बताइए, थीटा कितना है। देखो डायग्राम को देखो, पॉइंट वन, ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। ये
राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 है, ये एंगल सेम है, तो ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 45, ये कितना है 45। जब ये 90 ये भी 90, दोनों E1 E2 के बीच में एंगल कितना हो गया 90। और आप समझते हो कि 90 का एंगल बहुत ही अच्छा है, क्यों cos 90 कैंसिल हो गया, पूरा एक्सप्रेशन खत्म। E1 E2 का वैल्यू पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी बुक में जिस तरीके से सॉल्व कर रखा है उसको भी देखें एक बार। अपना वाला मेथड है वो भी अच्छा है, आई थिंक वो शॉर्टकट है, बुक वाले मेथड में भी जा सकते हैं। देखिए मैं सबको इरेज कर रहा हूँ और बुक वाले मेथड को अपन लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज ये एंगल है थीटा, ठीक है, मिस्टेक हो गई, सपोज ये एंगल थीटा। क्या कर रहे हैं अपन लोग, कौन से तरीके से अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं, कंपोनेंट डिवीजन वाले तरीके से, ठीक है। सपोज ये एंगल है थीटा, बाकी सबको भूल जाओ एक बार, सब कुछ छोड़ दो, E1 का ये सब भी छोड़ दो, अभी अपन लोग वैल्यू बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू की बाद में बात करेंगे। सपोज ये एंगल थीटा है, E1 का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन हुआ, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और cos वाले से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन हुआ, E1 sin थीटा। E1 को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है। सेम E2 को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे, थीटा डायरेक्शन में E2 cos थीटा और E2 sin थीटा ऊपर की तरफ। अब क्या करेंगे, काफी रिपीटेटिव बात है कि जो ऑपोजिट कंपोनेंट्स है वो ऐड होकर के क्या हो गया, कैंसिल हो जाएंगे। जब उनको कंबाइन करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट वाले, और जो सेम डायरेक्शन में कौन, दोनों साइन वाले कंपोनेंट्स किस तरफ हैं, ऊपर की तरफ हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और रिजल्टेंट क्या बनेगा, EC विल बी E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। देखो एक चीज माइंड में ये मत सेट कर लेना कि कैंसिल होने वाले कंपोनेंट साइन वाले होते हैं, या कैंसिल होने वाले कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल वाले होते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं, कोस ना, ये सब मत सोचो। जो ऑपोजिट है वो कैंसिल हो जाएंगे और जो सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, और वो फिर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। साइन E1, और अब इसको प्रोसेस करना है आपको, और फिर वैल्यू क्या है क्या नहीं है वो आपकी टेंशन, ठीक है ना, वो सारी टेंशन आपके ऊपर है। थीटा का वैल्यू कितना है अभी बताया था मैंने 45, ठीक है ना, और E1 और E2 का वैल्यू कैलकुलेट करके आप ले आए मैग्नीट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.19 है, बोलो। हाँ वीडियो चल रहा है ये पॉज करो, चल गया क्या, ओके। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1.19, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मेरे को दिख रहा है 0.34 ऐसे लिखा हुआ है ना मीटर, आप 4 को हटा लो, 0.3 मीटर है वो, ठीक है। देखो इसके अंदर मैं आपको ये पूरा कराऊंगा नहीं, क्यों, देखो एक बार के लिए फॉर्मूला का जो बेस है वो देख लो क्या। देखो ये फॉर्मूला है बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ठीक है, ओके। अब डेटा जो आपको गिवन है जरा उस पर एक नज़र डाल के देखो। आर का वैल्यू आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए का वैल्यू आपको गिवन है 0.5 cm,
चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर गिवन है, जिसको अपन लोग डेरिवेशन में 2a बोल रहे थे, तो a का वैल्यू है 0.5 cm। क्या स्मॉल a स्मॉल r के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल है क्या? तो इसको आप सोचो, कैसे पता लगाते हो कि ये a इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन r? तो देख लो, ये इसके कंपैरिजन में 60 टाइम्स स्मॉलर ग्रेटर है। इनका रेशो कितना है? 60। तो आप 40 टाइम्स 50 टाइम्स 60 टाइम्स जो है उसको वेरी वेरी स्मॉल ले सकते हो बड़े आराम से, ठीक है ना। अगर आपको विश्वास नहीं हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इधर देख लो, देखो 10 और 2, ठीक है। 10 को छोड़ो, चलो आप ले लो इसको 40, ये 40 और ये 2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ? तो आपको लगेगा कि यार ये तो इतना छोटा तो नहीं है कि वेरी 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 ग्रेटर, है ना। एक बार प्रैक्टिकली करके देखो, इसका स्क्वायर करो, कितना आ रहा है ये, इसका स्क्वायर करो ये, तो क्या ऐसा है? बिल्कुल है। 1600 के सामने 4 तो बहुत छोटा है। और आप यहाँ आके देखो, अपन लोग तो स्क्वायर से डील कर रहे हैं, इसलिए अपन लोग कह सकते हैं कि जस्ट 20 टाइम्स भी आप नेग्लिजिबल एज्यूम कर सकते हो, 20 टाइम्स को भी। वापस आओ, तो अपने को इस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, आर हो रहेगा। क्या फॉर्मूला आता है? 2kp/r³, और इधर आता है kp/r³, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू क्या पुट करनी है वो आप अपने आप को खुद को करना है। लेकिन एक और चीज़, वो क्या? सपोज ये ऐसे होता,